हम्म। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसमें हम करंट अफेयर साथ साथ जिला से महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण जिला है वह पूर्वी चंपारण जिला है। और इस पूर्वी चंपारण जिला को आप मैप में देख सकते हैं। और ये पश्चिमी चंपारण जिला है और दोनों जो जिला है वो नेपाल से सटा हुआ है। तो एक प्रश्न आ सकता है बीपीएससी में कि नेपाल से सटा हुआ जिला कौन कौन सा है। तो आगे आप देखेंगे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला भी नेपाल से सटा हुआ है। तो अभी हम पूर्वी चंपारण जिला के परिचय को थोड़ा देख लेते हैं, इससे इसका परिचय क्या है। तो पूर्वी चंपारण जो जिला है उत्तरी बिहार में है। अब देख रहे हैं कि नेपाल से सटा हुआ जिला है बिहार का। और इसका जो मुख्यालय मोतिहारी में है, तो इसको याद रखेंगे, इसका मुख्यालय का है मोतिहारी में है। पूर्वी चंपारण जिला से बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो गंडक नदी है और बूढ़ी गंडक नदी है। तो गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों अलग अलग नदी है, एक ही नदी नहीं है, ये दोनों अलग अलग नदी है। तो उसको भी याद रखेंगे। गंडक नदी कहाँ मिलती है? सोनपुर और हाजीपुर के बीच में गंगा नदी से मिलती है, जबकि बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया के आसपास, बेगूसराय के आसपास गंगा नदी से मिलती है। और बूढ़ी गंडक नदी पर ही कांवरताल झील बना हुआ है, जो रामसर स्थल है, बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि वो प्रश्न आ सकता है कि जो कांवरताल झील है वो किस नदी क्या जो ऑक्सबो लेक है, ठीक है ना। तो उसको याद रखिएगा कि बूढ़ी गंडक नदी का है, गंगा नदी का नहीं है। ऑप्शन में आ सकता है गंगा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी। तो हम उसका उत्तर क्या देंगे? बूढ़ी गंडक नदी से मिलके बना है। जो पूर्वी चंपारण जिला अनुमंडल वहाँ 6 है और प्रखंड 27 है। तो बड़ा जिला है क्योंकि अनुमंडल 6 और प्रखंड 27 है, ये काफ़ी बड़ा जिला ही होगा। और पूर्वी चंपारण जिला में जो लोकसभा सीट है वह 1 है और विधानसभा के 12 सीट है। तो 242 टोटल सीट है विधानसभा का पूरे बिहार में। और उसमें कितना है? 12 सीट पूर्वी चंपारण जिला से है। और पूर्वी चंपारण जिला का जो जनसंख्या घनत्व है 1285 है, जबकि बिहार राज्य का जो देखें टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 है। तो इसको भी याद रखिएगा कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग जो है अधिवासित है, कितने लोग रहते हैं, इसको हम देखते हैं। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सर्वाधिक है, आप ये भी जानते हैं। और उसमें भी पूर्वी चंपारण का जो बिहार का जनसंख्या घनत्व उससे भी ज़्यादा है, 1285 है। तो इसको याद रखिएगा। लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात जो पूर्वी चंपारण जिला का है वो 902 है, और जबकि बिहार का लिंगानुपात 918 है। और इससे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है, जबकि 2001 की जो जनगणना हुई थी उस समय 919 था। तो बिहार की लिंगानुपात घटा भी है। और उसमें भी पूर्वी चंपारण का लिंगानुपात उससे भी कम है, 902 है। लिंगानुपात का तात्पर्य क्या होता है? तो इसको देखेंगे कि लिंगानुपात का तात्पर्य होता है कि 1000 पुरुषों के बनस्पत में तुलना में महिलाओं की संख्या कितना है, तो 902 है। और यह जनसांख्यिकीय स्थिति के हिसाब से सही नहीं माना जाता है कि पुरुषों की आबादी जो है महिलाओं से ज़्यादा है किसी समाज में। अब चलिए देखते हैं बिहार जो पूर्वी चंपारण की जनसंख्या है, साक्षरता दर है वो कितना है? 55.79 है, 55.79 है, जबकि बिहार का 61.8 है। और बिहार की जो साक्षरता दर है पूरे राज्यों में सबसे कम है। और यह बिहार के लिए सोचनीय है क्योंकि जो हम सामाजिक आर्थिक विकास का जो सूचकांक होता है, जो मानक है, उस पर बिहार जो है खड़ा नहीं उतर रहा है। और लेकिन इसके प्रगति हुआ है पिछले 1 दशक में। देखिए तो साक्षरता दर में सर्वाधिक विकास करने वाला राज्य में बिहार भी शामिल है। तो बिहार से भी कम साक्षरता दर किसका है? पूर्वी चंपारण जिला का 55.79% है, जबकि बिहार का कितना है? 61.8 है। अब महत्वपूर्ण स्थल देख ले इस जिला का। तो एक तो है मोती झील, जो जाएंगे अब मोतिहारी में। पूर्वी चंपारण जिला के जो मुख्यालय मोतिहारी, वहाँ एक बड़ा सा झील है, मोती झील है। तो वो आप देख सकते थे। प्रश्न आ सकता है कि मोती झील किस जिला में अवस्थित है। जैसे ब्रह्म योनी पर्वत के बारे में पूछा गया था कि ब्रह्म योनी पर्वत किस जिला में है, तो ये गया में है। गया के सामने बी पार्ट जो बना हुआ है, जहाँ आपका ट्रेनिंग सेंटर है, उसी के सामने ब्रह्म योनी पर्वत है। और एक जो मोती झील कहाँ हो गया, तो पूर्वी चंपारण में हो गया। जॉर्ज ऑरवेल का स्मारक भी है। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है बहुत बड़े उपन्यासकार हैं ब्रिटेन के, और वहाँ के कवि हैं। और उनका जन्मस्थल कहाँ है? तो बिहार में, क्योंकि उनके पिताजी एक अंग्रेज अधिकारी थे और उनका इसलिए जन्मस्थल कहाँ है? बिहार के पूर्वी चंपारण में। तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं पूर्वी चंपारण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। तो पूर्वी चंपारण केसरिया जो है तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। तो ये सवाल आ सकता है कि केसरिया मतलब विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में है। इसको याद रखेंगे। और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। और इससे प्रश्न भी आते रहता है बीपीएससी के एग्जाम में। और केसरिया स्तूप जो है पूर्वी चंपारण जिला में है, देख लीजिएगा। इसका निर्माण कितना हुआ, तो 300 BC में अशोक सम्राट द्वारा हुआ था। तो प्रथम बार जो अशोक सम्राट थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था इस स्तूप का। लेकिन जो अभी आधुनिक ढांचा वहाँ है, जिसको हम जाते हैं, पर्यटक जाता है तो दिखाई देता है, वो किस काल का है, तो पाल वंश का है। तो पाल वंश की वह संरचना है जो अभी हमको दिखता है, लेकिन उससे पूर्व जो है अशोक सम्राट द्वारा निर्मित
प्रथम यहाँ स्तूप था। अब देखते हैं कि जो यह संरचना है ये ईंटों का निर्माण किया गया है, ईंटा से निर्मित है और 104 फीट ऊंचाई है इसका। कितना ऊंचाई है? 104 फीट है, विकिपीडिया के हिसाब से 104 फीट ऊंचा है केसरिया बौद्ध स्तूप। और इसका खोज सबसे पहले 1814 में कर्नल मैकेंजी द्वारा किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो केसरिया स्तूप है उसका खोज कौन किया था। तो कर्नल मैकेंजी है, उनके द्वारा 1814 में खोज किया गया था। यह स्तूप जब भगवान बुद्ध कुशीनगर जा रहे थे तो वहाँ रुके थे और उसी की याद में अशोक सम्राट द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए देखते हैं केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में सर्वाधिक ऊंचा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। तो एक यहाँ जो है रामायण मंदिर बन रहा है, विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में। तो ये सवाल आ सकता है कि कहाँ पे ऊंचा विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कैथवालिया, केसरिया प्रखंड, पूर्वी चंपारण। तो इसको याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो है विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर रामायण पर आधारित होगा, इसका थीम जो है रामायण होगा और इसका निर्माण महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। और इनके जो संचालक थे कुणाल जी, उनका देहांत भी अभी हो गया है। और यह इसकी ऊंचाई कितना है? तो 405 फीट है। इसकी ऊंचाई कितना है? 405 फीट ऊंचा है। और इसका निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा, जो नागर शैली है, द्रविड़, नागर और वेसर, ये तीनों मंदिर निर्माण की शैली। एक बार यूपीएससी की पीटी में देखेंगे 2014 में सीधा लिख के आया था कि द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली किससे जुड़ा हुआ है? लिखा हुआ था मूर्ति कला से। मंदिर से निर्माण की शैली है, चित्रकला शैली है। तो इसको याद रखिएगा, किसकी शैली है? मंदिर निर्माण की शैली है और ये उत्तर भारत के में प्रसिद्ध है। तो जो मंदिर निर्माण की जो तीनों शैलियों का विकास प्राचीन काल में भारत में हुआ है, इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो अपना देश है, बड़ा सा देश है और इसके सारे जगह पर जलवायु, क्लाइमेट जो है और वहाँ का भिन्न भिन्न है और वहाँ जो भी संसाधन उपलब्ध है वो भी भिन्न है। और इसी वजह से इसका निर्माण जो है भिन्न भिन्न शैलियों में हुआ है, भारत में जो भी मंदिर का निर्माण हुआ है। और कुछ मंदिर याद रखते हैं, नागर शैली जो उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली है, खाजुराहो का मंदिर जो एमपी में है, और कोणार्क सूर्य मंदिर है और लिंगराज जो मंदिर है, ये सब नागर शैली के महत्वपूर्ण मंदिर है। तो इसको याद रखिएगा। और जो रामायण सर्किट अभी बन रहा है भारत में, उसमें भी पूर्वी चंपारण का जो एरिया है वो आता है। चलिए देख लेते हैं आगे जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का चौथा फूड लैब रक्सौल में खोला गया, वो बिहार में है। तो रक्सौल कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है, इसको याद रखिएगा। और भारत का चौथा फूड लैब है जबकि बिहार का प्रथम फूड लैब है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नेशनल फूड लेबोरेटरी का ये है और ये फसाई का ही है। तो बिहार में जो रक्सौल के पूर्वी चंपारण में फूड लैब खोला जा रहा है वो भी फसाई के द्वारा ही खोला गया है, FSSAI। इसको भी याद रखेंगे। और बिहार में इस तरह का यह पहला केंद्र है और यह फसाई का फूड लैब है, तो इसको याद रखिएगा। इससे पहले कोलकाता, गाजियाबाद और मुंबई में था। जो चौथा है तो 3 पहले था, तो 3 पहले कहाँ थे? कोलकाता में था, गाजियाबाद में था और मुंबई में था, इस तरीके के फूड लैब। और एक सवाल आता है कि इस तरीके के फूड लैब की ज़रूरत क्यों है? बिहार को ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु का निर्यात करते हैं, मतलब जो खाद्य वस्तु होता है उसका अगर निर्यात करते हैं तो उसका चेक होता है लैब में कि उसमें टॉक्सिकेशन कितना है, कितना पदार्थ हानिकारक है। तो इसके ज़रूरत के लिए क्या होता है कि इस लैब की ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो बिहार का जो पहले सामान था वो कहाँ जाने के लिए पहले जाना होता था? कोलकाता में। कोलकाता का जो फूड लैब है जिससे टाइम ज़्यादा लग जाता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार क्या किया है, फसाई क्या किया कि इस तरीके के फूड लैब रक्सौल में खोला है, ताकि जो बिहार से जो वस्तु का निर्यात होता है या फिर भारत से जो वस्तु का निर्यात होता है नेपाल बॉर्डर के माध्यम से, रक्सौल के माध्यम से, तो उसको 3-4 घंटे में पूरा किया जा सके और निर्यात बेहतर तरीक़ा से और तेज़ हो सके। तो इसको याद रखिएगा, इस तरीके के फूड लैब की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और फसाई के बारे में देख लेते हैं। तो ये फसाई फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका फुल फॉर्म है। और यह एक विधिक निकाय है। विधिक निकाय का मतलब होता है कि कानून जो है, एक्ट के माध्यम से जो संस्थाओं का निर्माण होता है उसको विधिक निकाय बोलते हैं। और इसकी स्थापना 2006 का जो फसाई एक्ट है उसके द्वारा हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा, 2006 का फसाई एक्ट है उसके माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। यह संस्था जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह संस्था जो है फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर ये संस्था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसको भी याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट रहा है ये। तो बीपीएससी भी इस पर सवाल पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी 16 में और 18-19 में भी फसाई पर सवाल किया था।
और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो इसको भी याद रखें, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और फसाई का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एक स्टैंडर्ड को डेवलप करता है। जो देखते हैं कि जितना भी वस्तु, जो खाद्य उत्पाद की वस्तु है भारत के अंदर, या फिर आदमी द्वारा खाया जाता हो या फिर जानवरों द्वारा, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मानक डेवलप किया है फसाई, और उसको चेक भी करता है, लाइसेंस भी देता है उत्पादनकर्ता को, या फिर जो बनाने वाली फैक्ट्री होता है, प्रोसेसिंग जो फैक्ट्री होता है, उस सबको क्या करता है? फसाई लाइसेंस देता है, चेक करता है कंटेंट को, और कंटेंट डिक्लेरेशन के लिए भी आदेश जारी किए हैं। तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। साथ में जब वस्तु का हम निर्यात या फिर आयात करते हैं तो उसमें भी फसाई का सर्टिफिकेशन होता है। और कोई वस्तु भारत में आ रहा है अमेरिका से, तो फसाई उसको देखती है, और जैक एक संस्था है, जेनेटिक इंजीनियर अप्राइजल कमेटी एक संस्था, वो भी उसको चेक करती है कि कोई ऐसा वस्तु तो नहीं आ जा रहा है जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो और बिहार के जो भारत का जो इकोसिस्टम है उसको बर्बाद कर दे। तो चलिए देखते हैं, इसको याद रखेंगे, फसाई को, काफ़ी महत्वपूर्ण था। और पूर्वी चंपारण जिला के चंद्रैया में गांधी थीम पार्क बनाया जा रहा है। तो गांधी थीम पार्क पूर्वी चंपारण के चंद्रैया में बनाया जा रहा है। इस तरीके के जो थीम पार्क है पश्चिम चंपारण में भी बनाया गया है, भितिहरवा में। और गांधी थीम सर्किट भी बन रहा है, क्योंकि भारत में जो स्वदेश दर्शन कार्यक्रम है उसके उसके में देखेंगे कि थीम बेस्ड सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, ताकि एक तरीका के सारे जो स्थल है उसको एक ही थीम से, एक ही सर्किट से जोड़ा जा सके, ताकि पर्यटक जो भारत में घूमने आते हैं अब वो एक सर्किट के माध्यम से पूरे स्थल को देख सकें। तो देखते हैं गांधी थीम पार्क यहाँ बनाया जा रहा है। चंद्रैया पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई याद के लिए पार्क बनाया गया है। तो इस पार्क बनाया गया है क्योंकि गांधी जी जब चंपारण आए थे तो उस समय पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण दोनों एक ही जिला था, और वहाँ लोग जाते थे, गांधी जी गए थे, तो उनसे जुड़ा हुआ जितना यादें हैं चाहे उस सबको इस संग्रहालय के माध्यम से दिखाया जाएगा। और इसका निर्माण पश्चिम चंपारण के भितिहरवा में भी किया गया है। तो इस तरीके के जो गांधी थीम पार्क है वो पश्चिम चंपारण के भितिहरवा में भी किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र खोला गया है। तो पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी, इसको याद रखिएगा, पिपरा कोठी सवाल आ सकता है, कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। और यहाँ क्या हुआ है? तो देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। यह तस्वीर आपके सामने है, जो जिसका निर्माण किया गया है, राष्ट्रीय स्तर का संस्था है। और केंद्र सरकार की जो है इसकी स्थापना किसके तहत किया है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है जो कार्यक्रम है उसके तहत बनाया गया है पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र। तो इसको याद रखिएगा। और यह जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इस बार का जो यूपीएससी का पेपर हुआ 2025 का, उसमें भी इस पर एक सवाल आया था कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जुड़ा हुआ सवाल आया था। और ये जो बनाया गया है केंद्र पशु उत्कृष्टता केंद्र पिपरा कोठी में, ये ब्राज़ील से तकनीकी सहायता लिया गया था। ये भी सवाल आ सकता है कि जो पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया गया है उसमें किससे सहयोग लिया गया है? तो ब्राज़ील से टेक्नोलॉजी की सहायता ली गई, क्योंकि ब्राज़ील जो है पशुपालन के क्षेत्र में बहुत आगे है, वहाँ पशुधन के क्षेत्र में भारत से बहुत बेहतर स्थिति में है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में देखते हैं। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुआ था, 2014 में। और यह मछली पशुपालन डेयरी मंत्रालय के तहत आता है। यह योजना जो है किसके द्वारा संचालित है? तो मछली पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा संचालित है। और जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया गया था, इसको लाने के पीछे मूल जो उद्देश्य था कि जो हमारा देसी नस्ल की जो जानवर है, गाय है, बैल भैंस है, उसका संवर्धन किया जा सके और उसका संरक्षण किया जा सके। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि देसी नस्ल जो है वो समाप्त होती जा रही है, विलुप्त होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। तो उसको भी संरक्षित करना है, साथ साथ संवर्धन भी करना है, देसी नस्लों में सुधार करना है। क्योंकि भारत में देखेंगे कि पशुधन जो है उसका दूध का जो उत्पादन होता है काफ़ी कम है। दुनिया के बनिस्पत ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, तो उसके बनिस्पत हमारे यहाँ काफ़ी दूध कम उत्पादन होता है। तो इसलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया गया था। और राज्य में जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसका संचालन कौन करता है? तो राज्य का जो पशुपालन बोर्ड है वह इसका संचालन करता है। तो ये था पूर्वी चंपारण जिला। और आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग फॉर मी। थैंक यू।